हेलो दोस्तों, आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में मासिक परीक्षा जो जून 2024 है, इसमें केमिस्ट्री का हम क्या देखने वाले, आंसर की देखने वाले, जो 100% सही उत्तर बताएंगे। दोस्तों, आप इससे आप मिला सकते हैं कि आपने एग्जाम में कितना सही प्रश्न करके आया है। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी मिला सके कि आपने उनके कितने सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हुए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछा गया एग्जाम में, देख लीजिए कि गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट में क्या प्रभावित होता है। गैल्वेनिक सेल का जो आंतरिक सर्किट होता है उसमें आयन का प्रभाव होता है। क्या होता है दोस्तों? आयन का प्रभाव, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न लिखा गया, वह उपकरण जो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उस उपकरण का हमें क्या नाम बताना है। तो देखिए वह उपकरण जो होता है हमारा गैल्वेनिक सेल भी होता है और डेनियल सेल भी होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यह नहीं होता है, यानी इसका सही उत्तर ए और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी देख लीजिए हमारा डी जो ऑप्शन दिया है क्या ए और बी दिया है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है, किसके कारण होता है? तो हमारा होता है अमोनिया क्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? अमोनिया क्लोराइड, यानी 3 का हमारा क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर लगा दीजिएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या उस समय पूछा गया है कि उस सेल का नाम आपको बताना है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल परिवार का सदस्य नहीं है। यानी वह कौन सा सेल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का परिवार का नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सेल है? तो फोटोवोल्टेनिक जो सेल होता है दोस्तों, ये इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, यानी 4 का हमारा क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर लगा दीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निम्नलिखित में से कौन सा नियम का पालन करता है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा नियम पालन करता है, तो सेल पोटेशियम का एक व्यापक विशेषता है। क्या लिखा गया, सेल पोटेशियम का एक व्यापक विशेषता नियम का क्या करता है, यह पालन करता है। यानी 5 का हमारा क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि संदर्भ इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। मैंने संदर्भ जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें कौन सा पदार्थ का हम प्रयुक्त करते हैं, मतलब एक तरह से उपयोग करते हैं, समझ सकते हैं। तो उसमें उपयोग करते हैं Hg2Cl2, Hg2Cl2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, एंड 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न पढ़िए कि फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमारा है के नियम से किससे संबंधित, इलेक्ट्रोलिसिस जो नियम है किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो वह नियम आपने जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट का एक समतुल्य भार से संबंधित है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट समतुल्य भार से संबंधित है, यानी 7 का डी मार लीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रोपेटिंग एवं इलेक्ट्रोप्लेक्ट किया जाने वाला पदार्थ को बताइए। मैंने वो कौन सा पदार्थ है जिसका उसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको वह जो होता है इलेक्ट्रोलाइटेड सेल में निलंबन का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी हमारा 8 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि एन ए बी आर के जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है, तो कौन सा उत्पाद बनते मतलब कौन सा उत्पाद बनता है NaBr में। ठीक है, आपको यह बताना है। तो देखिए उसमें जो उत्पाद बनता है दोस्तों, मतलब जो प्रतिफल हमें रिजल्ट मिलता है H2 और Br2 और N या NOH मिलता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर कौन लगा दीजिएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा गया है किसी तरल में गैसीय घुलनशीलता होती है। तो किसी तरल में गैसीय घुलनशीलता क्या दर्शाती है, तो देखिए दर्शाती है बढ़ते तापमान के साथ क्या होती है, बढ़ती है। मानी तापमान बढ़ेगा तो उसकी घुलनशीलता भी क्या होगी, गैस की बढ़ जाएगी, मतलब और ज़्यादा का गैस घुलाने लगेगा। ठीक है, यानी 10 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो देखिए तापमान बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या, अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 11 का। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि उस इकाई का नाम बताना है जो वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है। देखिए वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है
ppm पार्ट प्रति मिलियन से मापा जाता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर आप क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, देखिए कि जब किसी दिए गए तापमान पर नमक विलय इसमें नमक क्या काम कर रहा है, विलय का काम कर रहा है, और पानी विलायक का संतृप्त घोल बनाया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में दोस्तों हमारा घोल का आयतन जो होता है विलायक के आयतन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर आप क्या लगा देंगे, 13 का हमारा बी हो जाएगा सही उत्तर। घोल का आयतन विलायक के आयतन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न का लिखा गया है कि किसी दिए गए तापमान पर समान आइसोटोनिक दाब वाले दो घोल होते हैं, समान आइसोटोनिक। तो देखिए मैंने प्राशन दाब समान हुए तो वैसे दो विलयनों का कहते हैं आइसोटोनिक घोल कहते हैं, आइसोटोनिक विलयन कह सकते हैं। ठीक है, एंड 14 का हमारा क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न लिखे बिजली के अच्छे संवहन के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। तो देखिए अशुद्ध जल में बिजली का संवहन होता है नहीं, जो संवहन होगा क्या समुद्री जल में होगा और गंगा जल में होगा। नहीं, इसका सही उत्तर कौन हो जाए, डी हो जाए, ए और सी। अशुद्ध जल में क्यों नहीं होता, क्योंकि अशुद्ध जल में क्या आयन नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न लिखा है कि किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक किस पर निर्भर करती है। तो देखिए किसी भी अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक होता है अभिक्रिया के तापमान पर निर्भर करते हैं, यानी 16 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर क्या प्रश्न लिखे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक से प्रभावित होता है, कौन उत्प्रेरक से प्रभावित होता है। तो देखिए जो संक्रियण ऊर्जा होती है दोस्तों हमारे क्या होती है, उत्प्रेरक से प्रभावित होती है, यानी इसका सही उत्तर क्या लगा जी, डी संक्रियण ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, अभिक्रिया का एक चरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या इंगित करती है। तो अभिकारकों की जो अणुओं की संख्या निर्मित करती है, इंगित करती है, मतलब जो बतलाती है अभिक्रिया की आणविकता की, आणविकता की क्या बताती है, आणविकता को बताती है, यानी 18 का हमारा क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या लिखा, अभिक्रिया का क्रम हो सकता है। तो अभिक्रिया का क्रम क्या हो सकता है, तो देखिए पूर्णांक भी हो सकता है, अंश भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न लेंगे, दर समीकरण में जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है तो दर किसके बराबर होता है, आपको बताना है कि दर किसके बराबर हो जाता है। तो जो दर बराबर हो जाता है दोस्तों विशिष्ट दर स्थिरांक के बराबर हो जाता है, यानी 20 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के संक्रियण ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया जाता है, यानी जो संक्रियण ऊर्जा होती है उसको किसके द्वारा उस पर क्या परिभाषित किया जाता है, परिभाषित लिखा गया, परिभाषित किया जाता है, आपको यह बताना है। तो जो हमें परिभाषित किया जाता है दोस्तों मध्यवर्ती जटिल की ऊर्जा एवं अभिकारकों की औसत ऊर्जा में अंतर के द्वारा क्या किया जाता है, रासायनिक संक्रियण ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है, यानी 21 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि समय t के विरुद्ध log a माइनस एक्स का ग्राफ की सीधी रेखा है, इस इंगित करता है, मतलब यह क्या बताता है, यह जो बताता है मन यह जो हमारा किस किस कोटि की अभिक्रिया को बताता है, तो शून्य को यह हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया को बताता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया को बताता है, यानी 22 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया को बताता है। अब देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि एक अभिक्रिया में जब अभिकारक की सांद्रता को दुगुनी कर दी जाती है, मतलब अभिकारक की सांद्रता क्या कर दी जाती है, दुगुनी कर दी जाती है, तो अभिक्रिया की दर चार गुना हो जाती है, मतलब अभिक्रिया का सांद्रता हम क्या बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया का जो दर होता है वो क्या 4 गुना बढ़ जाता है। तो यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया को बताता है, देखिए अभिक्रिया का क्रम क्या है, यानी अभिक्रिया की कोटि पूछ रहे हैं, तो यह दूसरी कोटि की अभिक्रिया मतलब द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या दोस्तों यह बताता है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसी तथ्य को नियंत्रित करने वाले नियम की किसी विलयन घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश के आनुपातिक होता है, यह कहलाता है, मतलब यह नियम किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। तो यह नियम जो दोस्तों हमारा राउल्ट जी के द्वारा दिया गया, यानी इसका सही उत्तर 24 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किसके समान होती है। तो दर एवं दर स्थिरांक की जो इकाई होती है दोस्तों शून्य क्रम की अभिक्रिया के समान, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के समान होती है,
यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, क्या है कि यदि तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण ग्राफ में वक्र शिखर होता है, तो वक्र का जो शिखर होता है दोस्तों आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है, आगे और नीचे की ओर क्या होता है दोस्तों, शिफ्ट होता है। यानी हमारा 25 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 26 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। लिखा गया सही आर्सेनिक समीकरण आपको बताना है। देखिए सही आर्सेनिक समीकरण जो होता है ए ई के पावर माइनस ई ए, मतलब संकीर्ण ऊर्जा, और आर टी होता है। ठीक है, आर का जो मान होता है आपको याद रखना है, कितना होता है, 8.314 होता है, 8.314 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 27 का। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर जो प्रश्न लिखा गया है कि एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक 50 डिग्री सेल्सियस पर इतना दिया है और 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना दिया है, तो इस अभिक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा बताने। तो संकीर्ण ऊर्जा के लिए आप सूत्र जो लगा दीजिएगा, ई ए बार सूत्र लगा दीजिएगा दोस्तों, 2.303 गुणे T1 गुणे T2 गुणे आर, और बटे में क्या लगा दीजिएगा, T2 माइनस T1, और यहाँ पर जो फिर लगा दीजिएगा लॉग K2 बटे में K1 जो सूत्र होता है, उस सूत्र पर जब बैठा कर बनाएगा तो इसका जो उत्तर आएगा हमारा 8.124 केल्विन जूल मोल इथी होता है। क्या होता है, मोल इन्वर्स होता है। यानी कि सही उत्तर कौन हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 28 का। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि यदि दो हाफ सेल में साल्ट ब्रिज हटा दिया जाए, तो देखिए मैंने साल्ट ब्रिज हटा लेंगे तो जो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। वोल्टेज क्या होता है, शून्य हो जाएगा। यानी 29 का हमारा ए हो जाएगा क्या, सही। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव की क्षमता को प्रभावित नहीं करता, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो किसी भी इलेक्ट्रोड की उसकी क्षमता को प्रभावित नहीं करता है, आपको बताना है। तो जो इलेक्ट्रोड की जो हमारी होती है दोस्तों क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल प्रभावित नहीं करता है। यानी कि सही उत्तर कौन हो जाएगा हमारा 30 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको 30 प्रश्न के अच्छे से समझ में आ गया, और जितना भी आपने सही किया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आज क्लास इतना ही रखते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।